रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूज़िक। मैं हूँ कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। एंड ये जो गाना है गाइस, कभी कभी मुझे लगता है कि ये हमारी सिचुएशन से बहुत अच्छा मैच करता है। मतलब हम सबको जनरल तो हम सब जानते हैं कि किसी भी सक्सेस को पाने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है, बहुत सारी मुश्किलों का उसमें सामना करना पड़ता है, और उसके बाद जब वो सक्सेस मिलती है तो उसका जो मज़ा होता है वो बिल्कुल अलग ही होता है गाइस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। सब कुछ भूल जाइए गाइस और अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट कीजिए, और अपने बच्चों को भी किस तरह से ये जो फेस्टिवल हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, पहले अर्नब को ये फेस्टिवल वगैरह कुछ समझ में नहीं आते थे, लेकिन धीरे धीरे हमने उसको थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस किया। जब भी फेस्टिवल में लोग इकट्ठे होते हैं उसके बीच में इसको ले जाना शुरू किया तो धीरे धीरे उसको नॉलेज हुआ। अभी उसको फुल नॉलेज है कि दिवाली में क्या करते हैं, होली में क्या करते हैं, क्रिसमस में क्या 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 करते हैं, और वो लाइक नॉर्मल किड ही सारे फेस्टिवल को एंजॉय करता है गाइज। सो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि आप बिल्कुल मायूस होकर अपने घर में बैठें और मतलब इस चीज़ का अफसोस करें, वो चीज़ बिल्कुल नहीं चाहिए। प्लीज़ अगर आप थोड़ा भी मुझसे प्यार करते हैं, थोड़ा भी मुझे सपोर्ट करते हैं, तो प्लीज़ बिल्कुल खुश होकर अपना दिवाली आपको सेलिब्रेट करना है। ओके गाइस, सो चलते हैं आज के टॉपिक पे गाइस। तो आज मैं लेके आई हूँ गाइस आपके लिए जो मेरा ऑटिज़म का जर्नी था, इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स जो मुझे लगता है कि अगर आप एक ऑटिस्टिक बच्चे के पेरेंट हैं तो आप सबको वो चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। तो मैंने क्या सीखा है इस ऑटिज़म जर्नी से, तो आई होप कि आज जो मैं पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूंगी वो आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। तो सबसे टॉप प्रायोरिटी, जब आप एक ऑटिस्टिक बच्चे के पेरेंट हैं तो सबसे टॉप पे मैंने जो पॉइंट रखा है वो है गाइस, ऑटिज़म के लिए खुद को एजुकेट करना। तो मैं अपनी बात करूं गाइस, तो मैंने वो दौर भी देखा है जब मुझे ऑटिज़म के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो लाइक शुरू में क्या होता है गाइस, आई थिंक हम सब की सिचुएशन ऐसी ही होती है। शुरू में क्या होता है, जब हम लोगों को पता चलता है कि हाँ ऑटिज़म कोई डिसऑर्डर है, हमारे बच्चे को ऑटिज़म डिटेक्ट होता है, तो आप सबके दिमाग में क्या आता है गाइस? मेरे दिमाग में तो यही चीज़ आई थी कि ये लाइक दूसरी डिजीज़ की तरह, या डिसऑर्डर तो उस टाइम मुझे पता ही नहीं था कि ब्रेन डिसऑर्डर किस तरह के होते हैं, क्या होते हैं, कुछ नॉलेज नहीं था। तो मुझे भी यही आया कि समथिंग इसका जो भी ट्रीटमेंट है, लाइक सबसे पहले हम लोगों को ये बताया जाता है कि थेरेपीज़, इसके लिए जो वो थेरेपीज़ करवाई जाती हैं, ओटी है, स्पीच थेरेपी है, बहुत सारी थेरेपीज़ हैं। तो मुझे भी यही लगा कि हाँ थेरेपीज़ करा के, या जैसे ही थेरेपी स्टार्ट होगा तो सब कुछ इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा, और मतलब लाइक जैसे दूसरे डिजीज़ होते हैं उसी तरह से ये भी मतलब एक जब हम लोग ट्रीटमेंट करवाएंगे तो ये चीज़ सेटल हो जाएगी। तो धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता है गाइस, आई होप आप भी इस चीज़ से कनेक्ट कर पा रहे होंगे गाइस, जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं। धीरे धीरे टाइम बीतता है तो वो चीज़ें हम लोगों को समझ में आने लगती हैं जो डॉक्टर हमको पहले ही बोलता है कि ऑटिज़म का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बट ओनली थेरेपीज़ कैन हेल्प। तो फिर वो बातें हम लोगों को क्लियर होने लगती हैं कि वाकई में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, और ये जो थेरेपीज़ हैं ये बहुत स्लो काम करती हैं और ईयर्स लग जाते हैं इसमें। फिर क्या होता है गाइस, थोड़ा सा हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन सी आने लगती है, बिकॉज थेरेपीज़ इतना जल्दी रिजल्ट नहीं दिखाती हैं, तो फ्रस्ट्रेशन सी आने लगती है। जैसे कि अभी तो आपके पास यूट्यूब है, आप लोग कमेंट में क्वेश्चन पूछते हो, कुछ ना कुछ आंसर्स आपको मिलते हैं आपकी क्वेरीज़ के, आपको नॉलेज होता है। उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। तो जैसे ही मैंने वो दौर देखा है जब मुझे इस चीज़ का बिलीव हो गया कि थेरेपी से कुछ हद तक ही इम्प्रूवमेंट होगा, लेकिन जो उसके बिहेवियरल इश्यूज़ आते थे, काफ़ी सारी चीज़ें जो समझ में नहीं आती थी, तो उसके लिए उस टाइम पे हम लोग क्या करते थे, गूगल करते थे, सर्च करते थे। जो भी प्रॉब्लम मेरे सामने आती थी तो उसमें क्या होता है गाइस, स्टार्टिंग में हम लोग गूगल से पढ़ के भी उस चीज़ को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, वो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे अर्नब बड़ा होने लगा, मैंने ऑटिज़म के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च
करना स्टार्ट किया। जैसे ही मैं कुछ पॉइंट्स मैंने जो भी रिसर्च मैंने पढ़ा वो चीज़ें मैंने अपने बच्चे पे मतलब अप्लाई किया, फिर जब मुझे रिज़ल्ट मिलने लगे तो वो चीज़ मुझे दिमाग में समझ में आने लगी कि ऑटिज़म के लिए खुद को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है गाइस। तो ये चीज़ें मैं इसलिए बोल रही हूँ आज, तो काफ़ी पेरेंट्स जो हैं वो ऑलरेडी एजुकेटेड हैं, वो भी इस चीज़ की जो नीड है वो समझते हैं इस चीज़ को। बिकॉज ये कुछ ऐसा नहीं है जहाँ पे मतलब आप ये समझ के मानो कि हाँ हम लोग थेरेपी सेंटर में जा रहे हैं, हम लोग साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, उनको नॉलेज है तो ठीक है, हमको नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो गाइड करेंगे तो हर हम लोग करेंगे। तो ऐसा नहीं होता है गाइस। थेरेपीज़ भी आपको पता है कुछ एक लिमिटेड एज तक ही होती है, उसके बाद आपको महसूस होना स्टार्ट हो जाता है कि अब थेरेपीज़ जो हैं वो छोड़नी पड़ेंगी या अब इसके आगे थेरेपीज़ का काम नहीं है। हालांकि जो फाइनेंशियली ज़्यादा स्टेबल होते हैं वो बड़े होने तक भी थेरेपीज़ को कैरी ऑन रखते हैं, लेकिन मैंने पहले भी बताया है कि थेरेपीज़ को ज़्यादा टाइम पर तक आप कैरी ऑन भी करते हो तो मुझे नहीं लगता उसका कुछ फ़ायदा होता है। उल्टा बच्चे को एक हैबिट पड़ जाती है कि जब भी उसको बस सिटिंग में जो भी आप सिखा रहे हो बच्चा वो सीखता है, और पेरेंट को भी थोड़ा सा हैबिट मतलब अंदर हम लोग एक पॉजिटिविटी बना के चलते हैं। अच्छा, ये पॉइंट भी मैंने नोटिस किया है कि जब मैंने थेरेपी को छोड़ने का डिसीजन लिया तो माइंड में ये चल रहा था कि क्या मैं गलत कर रही हूँ। एक माइंड मेरा ये बोलता था कि अब थेरेपी से कुछ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है, और एक माइंड बोलता था कि नहीं, ओनली यही तो ट्रीटमेंट है, यही छोड़ देंगे तो आगे क्या होगा, अभी तो बच्चा फुली रिकवर हुआ ही नहीं है। तो उस पॉइंट पे गाइस हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो वो वही पॉइंट होता है जहाँ पे आपको थेरेपी छोड़नी होती हैं और अपने बच्चे की जो कमांड है उसको अपने हाथ में लेना होता है, और उस पॉइंट पे ज़रूरत पड़ती है ऑटिज़म के लिए खुद को एजुकेट करने की। हम सबको पता है कि इनकी जो डेवलपमेंट है वो एक नॉर्मल किड की तरह नहीं होती है। हम खुद भी एक नॉर्मल किड थे बचपन में, तो हमको नॉर्मल किड का पता है, बट ऑटिस्टिक बच्चों का पता नहीं है। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सेंसरी इश्यूज़ हैं या बिहेवियरल इश्यूज़ हैं या फिक्सेशन के इश्यूज़ हैं, हैंड फ्लैपिंग है, जितने भी सारे इश्यूज़ हैं वो सब आपको पता होना चाहिए, उनके सॉल्यूशन आपको पता होना चाहिए, उनको कैसे हैंडल करना है। उसके फर्दर आगे जो बिहेवियरल इश्यूज़ आते हैं एज के साथ, जो भी एग्रेशन आता है या फ्रस्ट्रेशन आता है या खुद को एंगेज नहीं कर पाते हैं, वो सब का भी सॉल्यूशन आपके पास होना चाहिए गाइस। तो अगर आप लोग ये मान के चलते हो कि 6 या 7 या 8 इयर्स के बाद जब थेरेपीज हम लोग छोड़ देते हैं उसके बाद बच्चे को सही से हैंडल करना बहुत ज़रूरी होता है गाइस। वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है। ऐसे तो आप थोड़ा बहुत टाइम थेरेपीज़ में भी गुजारते हो, घर पे आके भी जो थेरेपिस्ट बताता है वो सब चीज़ें आप करते हो, लेकिन क्या होता है समटाइम वो दिमाग में मैसेज चला जाता है कि थेरेपीज़ हो गई, या कुछ लोग तो फ्रस्ट्रेट ही हो जाते हैं कि थेरेपी से कुछ नहीं हुआ, मेरा बच्चा ठीक नहीं हुआ, तो वो माइंड में मान के ही चल जाते हैं कि अभी कुछ नहीं हो सकता है, जितना होना था हो गया। प्लीज़ गाइज, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। थ्रू आउट द लाइफ डेवलपमेंट होती जाती है। काफ़ी सारी चीज़ें अर्नब में 8 इयर्स के बाद स्टार्ट होना शुरू हुई, और हम लोग डे बाय डे कुछ ना कुछ उसमें नई चीज़ें देखते जा रहे हैं। तो प्लीज़ बच्चों को थेरेपीज़ बंद करने के बाद ऐसे ही मत छोड़िए। हर चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, हर चीज़ को कंट्रोल में रखना है, उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करते रहना है आपको कि क्या वो ज़्यादा इरिटेट हो रहा है, क्या वो खुद को स्टेबल रख पा रहा है, उस चीज़ के पीछे रीज़न आपको ढूंढना है। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को क्या मुश्किल आती है, जो मुझे भी आती थी, कि हम लोग करवाएंगे क्या। इंटरेस्ट बहुत कम होता है, तो पता ही नहीं चल पाता है कि इनको किस चीज़ में हम लोग डालें, क्या करें। जो बच्चे कुछ एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में चलते हैं, एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट होता है, वो तो थोड़ा ईजी हो जाता है, लेकिन कुछ बच्चों में ये चीज़ क्लियर नहीं होती है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आप जो भी, मुझे लगता है कि जिस चीज़ में आप एक्सपर्ट हो, जो आप लगता है कि आप बहुत अच्छे से करते हो, वो चीज़ बच्चे को इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश कीजिए और डेली उस चीज़ को करवाइए। तो मुझे तो पता है कि मैं थोड़ा सा सिंगिंग मुझे आता है, तो मैं उसमें उसको इन्वॉल्व रखती हूँ। काफ़ी टाइम से मैंने स्टार्ट किया, तो अभी अच्छा खासा इंटरेस्ट है। बाकी हम लोग क्या करते रहते हैं, उसका जो एंगेज उसको हम लोग कैसे करते हैं, उसमें हम लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प तो पज़ल से मिलती है। एक के बाद एक टफ पज़ल हम लोग उसको मतलब इंट्रोड्यूस करते जाते हैं। अभी 100 पीसीज का पज़ल वो सॉल्व कर लेता है। काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग उसको मतलब
जैसे कुकिंग में भी उसको इंटरेस्ट है। तो ये सब चीज़ें क्या होता है, अगर नहीं आपको कुछ समझ में आ रहा है तो आप ऐसी कोई चीज़ इंट्रोड्यूस कीजिए जो आपको आती है, वो बच्चे को डेली कराना स्टार्ट कीजिए। तो जब हम लोगों ने अर्नब को ये पज़ल वगैरह या जो भी वो टॉयज़ में डिफरेंट शेप्स बनाता है, कुछ चीज़ें हमने इंट्रोड्यूस की तो 2-3 महीने तक ऐसा लगता था जैसे उसको कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है। लेकिन बाद में जैसे जैसे हम लोग उसको करवाते गए, कुछ इजी चीज़ें मैंने उसको करवाई और जब वो उसको करने में थोड़ा कामयाब हो गए तो सडनली उसमें वो इंटरेस्ट आया, थोड़ा सा उसको कॉन्फिडेंट हुआ कि दिस इज़ समथिंग विच आई कैन डू। तो तब से फिर उसका जो इंटरेस्ट है वो मेंटेन होना शुरू हो गया। तो अब क्या होता है, वो खुद भी अकेले नहीं बैठता है। जब भी वो फ्री होता है, अगर मैं किसी और काम में इन्वॉल्व हूँ तो वो मेरे पास आता है और कुछ ना कुछ करने के लिए वो पूछता है कि मैं पज़ल बनाऊँ या क्या करूँ। उसको वो चीज़ समझ में आती है कि मुझे कुछ ना कुछ करना है। तो ये जो पॉइंट है गाइस, अगर आपको ऑटिज़म, अगर आप इतने मतलब एजुकेटेड नहीं हैं, आपको गूगल से समझ नहीं आता है, तो प्लीज़ आप यूट्यूब देखिए, वहाँ से सब कुछ नॉलेज गेट करने की कोशिश कीजिए गाइस। बिकॉज़ यहाँ पे ऑटिज़म के केस में आपको खुद डॉक्टर बनना है अपने बच्चे का। अगर आप ऑटिज़म में जितने ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा, आपके बच्चे को मिलेगा और पूरी फैमिली की जो लाइफ है उसकी जो क्वालिटी है वो ज़रूर इम्प्रूव होती है। तो ये चीज़ मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है। तो आज भी मैं कुछ ना कुछ जो है वो मैं एक्सप्लोर करती रहती हूँ। जब भी मुझे लगता है कि ये चीज़ इसमें कुछ नया स्टार्ट हुआ है तो सॉल्व करने के लिए ज़रूर मैं गूगल या दूसरे सोशल मीडिया का सहारा लेती हूँ, ताकि मुझे वो चीज़ समझ में आ पाए कि मैं उस चीज़ को कैसे हैंडल करूँगी। तो सेकंड चीज़ क्या आती है गाइस, फर्स्ट है आपका ऑटिज़म के लिए खुद को एजुकेट करना। जहाँ से भी नॉलेज मिलता है गेट करो। दूसरी चीज़ आती है गाइस, अपने बच्चे का एक्सपर्ट बनना। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है गाइस, बहुत सारी चीज़ें जो आपको हेल्प कर रही हैं, गूगल है, यूट्यूब है, साइकियाट्रिस्ट है, थेरेपिस्ट है, लेकिन सब ऑटिस्टिक बच्चे डिफरेंट होते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ एज ए मदर और फादर आपको ही समझ में आएंगी। जैसे कि मुझे ये टाइम तक पूरी तरह से नॉलेज है कि अर्नब कौन सी चीज़ में अच्छा कर सकता है, कौन सी चीज़ में उसको प्रॉब्लम आती है, और उसका किसी चीज़ को अगर मैं उसको कुछ चीज़ सिखाती हूँ तो मुझे ये भी पता होता है कि वो कितने टाइम के बाद इरिटेट होना स्टार्ट हो जाएगा, या सिखाते सिखाते कौन सी सिचुएशन ऐसी होगी जब अर्नब उस चीज़ में गिव अप करने लग जाएगा। तो वो सब चीज़ें सिखाते सिखाते अभी मुझे उसका पूरा आइडिया हो गया है। तो जितना ज़्यादा मैं एक्सपर्ट बन रही हूँ अपने बच्चे के लिए, तो उसका बेनिफिट मुझे ये हो जाता है कि अर्नब एक नॉर्मल किड की तरह ही अपनी लाइफ जो है वो स्पेंड कर पा रहा है। अभी तक उसमें काफ़ी सारे इश्यूज़ जो हैं, जो हायर एज में भी बच्चों में रहते हैं, या जैसे एग्रेशन है, या खुद को एंगेज ना कर पाना है, या मेल्ट डाउन है, फ्रस्ट्रेशन है, एंग्जाइटी है, ये सब चीज़ें बिल्कुल ना के बराबर हैं। तो ये भी मेरी लाइफ का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है कि आपको अपने बच्चे को समझने की कोशिश करनी है, उसको एक नॉर्मल किड की तरह ना देखकर। अगर अब ये चीज़ भी आप कब कर पाओगे गाइस, उस बच्चे का जब आपको एक्सपर्ट बनना है वो भी तभी कर पाओगे जब आपको ऑटिज़म का नॉलेज है। अगर आपको ऑटिज़म का नॉलेज है तो आप अच्छे से डील कर पाओगे। प्रॉब्लम जैसे ही स्टार्ट होगी आपके बच्चे में, जैसे मैंने पहले भी बताया है, कुछ इश्यूज़ पहले स्टार्ट होते हैं और कुछ इश्यूज़ बाद में भी स्टार्ट होते हैं। तो अगर आपको ऑलरेडी पता है कि हाँ ये इश्यूज़ अभी स्टार्ट होने लगा है, तो अगर आपको सोल्यूशन पता होगा तो किसी भी प्रॉब्लम को अगर आप स्टार्टिंग में हैंडल करने लग जाते हो, बिलीव मी गाइज, वो प्रॉब्लम आगे इतना ज़्यादा बढ़ती ही नहीं है कि उससे कुछ प्रॉब्लम हो सके। तो काफ़ी सारे पेरेंट्स यहाँ पे यही गलती करते हैं कि थोड़ा सा बिहेवियर को ऑब्जर्व नहीं करते हैं, इतना ज़्यादा थोड़ा सा सिंसियर नहीं होते हैं, या फिर ये बोलने कि उनको इतना ज़्यादा नॉलेज ही नहीं होता है, वो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते हैं कि अभी क्या प्रॉब्लम शुरू हो रहा है। तो यही मैं बोल रही हूँ कि थ्रू आउट द लाइफ आपको ऑब्जर्व करते रहना है उन चीज़ों को, तो ये बहुत बड़ी हेल्प होती है। ये जो 2 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं गाइस, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जैसे ही बच्चा टीनेज में पहुंचेगा या बड़ा होगा तो वो एक दिमाग में मैसेज आता है। अगर आप उसको समझ पा रहे हो तो डेफिनेटली जितना उसके अंदर कम्युनिकेशन होगा, चाहे वो वर्बल है, नॉन वर्बल है,
वो आपके साथ उस प्रॉब्लम को ज़रूर शेयर करने की कोशिश करेगा, आपको ज़रूर समझाने की कोशिश करेगा कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो राइट नाउ अर्नब का क्या होता है, लैंग्वेज इतना अच्छा नहीं है, लेकिन जितना उसका लैंग्वेज है वो बहुत अच्छे से अपना जो फ्रस्ट्रेशन है, जब भी उसे कुछ भी अगर लगता है कि उसको प्रॉब्लम है तो वो बहुत अच्छे से उस चीज़ को कम्युनिकेट कर पाता है, हमारे साथ भी और दूसरे लोगों के साथ भी गाइस। क्यों कर पाता है आप बिलीव नहीं कर पाओगे। कुछ भी काम करना है या कुछ भी उसको अपनी मर्जी का बाहर करना है, उसको करने से पहले वो मेरी परमिशन लेता है। और ये चीज़ मैंने आपसे बहुत टाइम पहले भी स्टार्ट की थी, जब वो चीज़ें मतलब स्टार्ट होना शुरू की थी, तो अभी भी वही चीज़ होती है। इवन उसके फादर भी अगर उसको बोलते हैं कि चलो मेरे साथ मार्केट में चलो, तो बिलीव मी वो मेरे पास आएगा, किचन में आएगा या बेडरूम में आएगा और मुझसे पूछेगा कि मुझे जाना है। तो ये बात बहुत अजीब भी लगती है, बट थोड़ा अच्छा भी लगता है कि हर काम को करने से पहले वो मुझसे परमिशन लेता है। तो इसका बेनिफिट यही है कि अगर कोई रॉन्ग चीज़ उसके दिमाग में आ रही है और अगर वो मुझसे शेयर करता है, शेयर करने की हैबिट हो जाती है गाइस। धीरे धीरे जैसे वो समझाता है तो शेयर करने का, जब भी उसको जैसे घर की याद आती है या उसको घूमने जाना है, कुछ भी करना है, तो वो थोड़ा थोड़ा शेयर कर देता है और हम लोगों को थोड़ा हिंट मिल जाता है कि अभी उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो इसकी जो शुरुआत है गाइस, देखो इसका हर चीज़ का एक टाइम है गाइस। अगर आप ये चीज़ें 10 ईयर के बाद करने लग रहे हो, 15 ईयर के बाद करने लग रहे हो, तो तब तक क्या होगा, ऑलरेडी बच्चे का बिहेवियर बहुत ख़राब हो चुका होता है। वो इतना ज़्यादा इरिटेट हो चुका होता है इस बात से कि बिकॉज कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं होता है, और आप लोग अगर उसको अच्छे से नहीं समझ पा रहे हो तो वो शेयर करना ही छोड़ देगा उस चीज़ को, वो ट्राई ही नहीं करेगा खुद को एक्सप्रेस करने का। तो ये टाइम जो है उसको पकड़ के चलो गाइस, पकड़ के चलो उसको। 5 ईयर 6 ईयर के बाद जैसे ही आपको लगता है कि मेरा बच्चा कुछ एक्सप्रेस करने लग गया है, तो उसके बाद फिर बिल्कुल जेंटली उसको आपको हैंडल करना है। आपको पता होना चाहिए कि अगर उसको डांटना है तो किस हद तक डांटना है। इतना भी नहीं डांटना है कि वो डर के मारे सब कुछ छुपाना शुरू कर दे और मतलब आपसे कुछ भी शेयर ना करे। तो ये एक बैलेंस बना के चलना है, कितना मोटिवेट करना है, कितना उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देना है, कितना नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देना है, कितना डांटना है, कितना गुस्सा करना है, वो चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। और इनको ध्यान में कैसे रखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आप ज़्यादा चिक चिक करोगे, अगर ज़्यादा आप गुस्सा करोगे, ज़्यादा उसको आप नेगेटिवली हैंडल करोगे, तो उसके अंदर वो इरिटेशन भर जाएगी। कुछ देर बच्चा डरता है और उसके बाद बिल्कुल वायलेंट सा बिहेवियर आपके सामने आता है, तो वो आप समझ जाओ, कि आप कहीं ना कहीं उसको समझने में थोड़ा सा कन्फ्यूज्ड हो और वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में आप थोड़ा सा शांत हो जाइए गाइस। तो ये कुछ अप्स एंड डाउन्स हैं, जो डूज एंड डोंट्स हैं, जो आपको हमेशा दिमाग में रखने हैं गाइस। तो अभी वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मैंने आपके साथ आज सिर्फ 2 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। नंबर 1 पे आता है ऑटिज़म के लिए खुद को एजुकेट करना है। नंबर 2 आता है अपने बच्चे को अच्छी तरह से समझ लेना है। ठीक है जी। और ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये मैंने टॉप पे रखे हैं क्योंकि मुझे लगता है कि ये की पॉइंट्स हैं जो थ्रू आउट द लाइफ हमको हेल्प करेंगे गाइस। तो इस वीडियो को मैं पार्ट्स में बनाऊंगी बिकॉज हर चीज़ को एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम लग रहा है, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है। तो नेक्स्ट मैं इसी वीडियो का पार्ट आपके साथ शेयर करूंगी। आई होप ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगी। और वंस अगेन हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर टुडे।